डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ। अध्याय 11 ज्ञानोदय। 3 घंटे बाद डेविस। क्लेयर सम्राट के कमरे के बाहर पहुंची। डेविस, जो बाहर खड़ा था, स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिता के बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। उसने सोचा कि वह अपने पिता को 3 साधना प्रणालियों में से एक में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हुए देख पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पिता बंद कमरे में साधना में प्रवेश कर गए क्योंकि यह आत्मा की उन्नति से संबंधित है। आत्मा निर्माण साधना में आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता के साथ लगभग पूर्ण मौन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी केवल कुछ शर्तों के तहत ही युद्ध के बीच में सफलता प्राप्त करना संभव है। आखिरकार, आत्मा निर्माण साधना में भावनाएं एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। माँ, पिताजी मैंने सुना, अब क्या स्थिति है? क्लेयर के चेहरे पर चिंता के भाव थे। कम से कम अभी तो सब ठीक है। डेविस ने थोड़ा कंधे उचकाए। हम सिर्फ मेरे पिता के बाहर आने का इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद दोनों चुप रहे और 10 मिनट तक इंतजार किया, जो काफी लंबा लग रहा था। क्लेयर को बेचैनी महसूस हुई। उसने डेविस की तरफ देखा, जो भी थोड़ा चिंतित दिख रहा था, इसलिए उसने कहा, ठीक है डेविस, तुम जो भी करना चाहते हो, करो। अचानक एक शानदार आभा फैली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। जहां लोगन रुके हुए थे, बाहर की तरफ बह निकली और फिर चुपचाप नीचे गिर गई, जैसे कि रोशनी पहले कभी आई ही न हो। डेविस और क्लेयर के चेहरे पर गंभीर भाव थे। 1 मिनट बाद लोगन अपने चेहरे पर थका हुआ भाव लिए बाहर चला गया, जबकि उसका आसन उदास होकर झुका हुआ था। क्लेयर ने तुरंत उसके चेहरे पर चिंता के भाव के साथ उसकी हथेली पकड़ ली, ये देखकर कि उसका पति उदास होकर बाहर चला गया था। मैं असफल रहा। लोगन के मुंह से एक नर्म आवाज निकली, जो सम्राट के रूप में उसके कद के हिसाब से काफी नम्र थी। लोगन के चारों ओर एक चमकीली रोशनी फैल गई, जिसने उसकी घायल आत्मा को धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया। क्लेयर ने अस्थायी रूप से अंधा करने वाली चमक उत्सर्जित की क्योंकि उसने पवित्र चमक धुंध में भी प्रशिक्षण लिया था। पवित्र आत्मा उपचार वह क्षमता है जिसे व्यक्ति तीसरे चरण में पहुंचने पर समझता है, इसलिए ये क्षमता तीसरी परत है जिसे मैनुअल में दर्ज किया गया है। चिंता मत करो प्रिय, तुम निश्चित रूप से अगली बार सफल हो सकते हो। क्लेयर ने सांत्वना देने की कोशिश की। ये बेकार है, लोगन ने फिर से बड़बड़ाया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। क्यों? क्लेयर ने पूछा, उसका मतलब नहीं समझ पाया। लोगन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति झलक रही थी और उसने कहा, हॉट डेमन। क्लेयर को एहसास हुआ, लेकिन वह हैरान नहीं हुई। वह जानती थी कि लोगन ने अपना परिवार खो दिया है और अभी तक खुद को उसके चंगुल से पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाया है। वह अभी भी उन 2 कुलीन परिवारों के मुखियाओं के कारण अपना बदला पूरा नहीं कर पाया था जो भाग गए थे। यह मामला तब से उसके दिल पर भारी पड़ रहा था, जिससे उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। क्लेयर ने अचानक पलक झपकाए। उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी चिंता को जाहिर होते नहीं देखा, शायद बस दूसरों को उसके लिए चिंता करने से रोकने के लिए। क्लेयर को तुरंत बहुत दोषी महसूस हुआ कि वह विद्रोह के 3 साल के दौरान उसके साथ अंतरंग नहीं थी। उसने अपने होंठ काटे और बस उसे गले लगा लिया। उसने कुछ भी कहने का विकल्प नहीं चुना, बस ऐसे ही रही जबकि उसे लगा कि वह उसे कुछ गर्मजोशी दे सकती है। डेविस बस चला गया, उन्हें अकेले में बात करने का समय दिया। 3 दिन बाद डेविस अपनी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन की खेती करने के लिए तैयार हो गया। बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में पहले 2 चरण शाही परिवार के लिए खेती करना बेहद आसान था। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास शरीर को तपा देने के लिए बहुत सारे संसाधन थे। विद्रोह से प्राप्त लूट के कारण उनके लिए बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन के तीसरे चरण की खेती करना भी आसान हो गया। रॉयल लोरेट परिवार ने अपनी संपत्ति से ज्यादा जानें खो दीं। यह एक ऐसी विडंबना थी कि कई लोगों ने षड्यंत्र के सिद्धांत भी बनाए कि वर्तमान सम्राट लोगन लोरेट ने इस पूरे परिदृश्य की साजिश रची थी। हालांकि षड्यंत्र तो सिर्फ षड्यंत्र ही थे। बिना किसी सबूत के वे ताकत की मुट्ठी के नीचे जल्दी ही कुचल दिए जाएंगे। डेविस अपने पिता से सलाह लेने गया कि क्या उसे इतनी जल्दी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में अपनी पहली सफलता हासिल करनी चाहिए। आखिरकार वह सिर्फ 5 साल का था। पिताजी, क्या मेरे लिए अभी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में साधना करना ठीक है? लोगन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। ज्यादातर बच्चे बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन की साधना तभी शुरू करते हैं जब वे 10 साल के होते हैं। आखिरकार बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन की साधना करते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा लचीलापन चाहिए। हालांकि मैं तुम्हें इसकी साधना करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? लोगन ने तीखी आवाज में पूछा। मारपीट। डेविस की छोटी छोटी नीलम आंखें चमक उठीं। शारीरिक शोषण उसकी हड्डियों में समाया हुआ था, लेकिन चूंकि उसके पिता सबूत मांग रहे थे। मेरा पिछला जीवन मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से दर्द से भरा था। मुझे यकीन है कि मैं इस काम के लिए तैयार हूं, पिताजी। डेविस ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ कहा। अच्छा, यह मेरा बेटा है।
लोगन ने सिर हिलाया और गर्व से मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठीं जब अचानक एक लात डेविस पर पड़ी, जिससे वह उड़ गया। गरगह, डेविस उछलकर फर्श पर बुरी तरह लुढ़क गया। उसने अपना पेट पकड़ते हुए मुंह से खून थूका, उसकी पुतलियां दर्द से फड़क रही थीं। उसने तुरंत खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खड़ा हो सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। दर्दनाक, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था कि इस शरीर को दर्द की आदत नहीं है। डेविस को तुरंत एहसास हुआ कि उसने इसे अपने पिछले जीवन के साथ भ्रमित कर दिया था। उसका शांत मन असहनीय दर्द के बावजूद सोचने में सक्षम था, शायद उसकी निम्न स्तरीय नवजात आत्मा अवस्था साधना के कारण। क्या बस इतना ही? तुम एक भी वार नहीं झेल पाए? तुम्हें बस बॉडी टेम्परिंग साधना छोड़ देनी चाहिए। लोगन ने गुस्से से चिल्लाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इस दुनिया में एक नश्वर के रूप में अपने पिछले अनुभव पर निर्भर करता है। ये काम नहीं करेगा, मुझे उसे एक साधक के रूप में इस दुनिया के तरीके सिखाने होंगे। लोगन ने सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नहीं, मैं खड़ा हो सकता हूँ, डेविस चिल्लाया। पहली बार ऐसी चोट लगने पर उसके गालों पर अपने आप आंसू बहने लगे। डेविस को खड़े होने में संघर्ष करना पड़ा। उसने अपनी खून से सनी लार थूक दी और 2 कोशिशों के बाद अपने पैरों को लड़खड़ाते हुए खड़ा होने में कामयाब रहा, जैसे कि वह उसके नगण्य वजन को सहन करने में असमर्थ होगा। आओ, डेविस चिल्लाया। लोगन की आंखें अपने बेटे की दृढ़ता पर चमक उठीं। उसने नहीं सोचा था कि डेविस खड़ा हो पाएगा। यह उसके लिए अप्रत्याशित था। अच्छा, तो क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक तुम हार नहीं मान लेते। एक तरफा पिटाई लगभग 10 मिनट तक चलती रही। डेविस के शरीर के हर हिस्से पर चोटें आईं, सिवाय उसके जीवन रत्नों के। फर्श पर ताज़ा खून के धब्बे थे। यह इतनी कड़ी ट्रेनिंग थी कि उसे अपने अतीत के दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। अब अगर तुम हार मान भी लो तो कोई बात नहीं, डेविस। लोगान ने अपने बेटे की घायल छवि को देखा। वास्तव में वह बहुत कुछ रोक रहा था। उसकी मुट्ठी का एक ही मुक्का उसके बेटे को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफ़ी था, और उसे भी आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था। उसे डर था कि वह वास्तव में उसके बेटे को मार देगा। ये चोटें कुछ भी नहीं थीं, क्योंकि वह हमेशा एक सक्षम उपचार गोली से इसे ठीक कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार था। हालांकि उसने कहा कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका बेटा ऐसा नहीं कहता, और उसके बेटे के हार मानने का कोई संकेत अभी भी नहीं था। यह उसे मुश्किल में डाल देता, क्योंकि वह अपने बेटे या बल्कि उसके शरीर में दृढ़ निश्चयी आत्मा का सम्मान करना चाहता था। लोगान ने चुपचाप सांस ली और अंदर ही अंदर आहें भरते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुमने अपने पिछले जीवन में ऐसा क्या अनुभव किया है कि तुम इतने जिद्दी हो? धीरज एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ बनती है। तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। नहीं, कृपया कृपया जारी रखें। डेविस ने सोचा कि उसे और अधिक लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाना होगा ताकि उसके पिता उसे जल्दी से जल्दी खेती करने के लिए मंजूरी दे दें। आखिरकार, जितनी जल्दी उतना अच्छा। इसके अलावा नोट्स में सब कुछ लिखा था। बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन सहनशीलता के बारे में है। जितना अधिक आप सहन कर सकते हैं, उतनी ही अधिक सफलताएं एक व्यक्ति बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में अनुभव कर सकता है। दर्द को सहन करें और उस पर विजय प्राप्त करें। यही है अपने शरीर को संयमित करने का मतलब। जहां तक इस कर्ज को चुकाने की बात है, वह बड़ा होने के बाद ऐसा कर सकता है। गुप्त रूप से डेविस अपने पिता के खिलाफ एक शिकायत रखने लगा, हालांकि वह स्वस्थ थी। कृपया हार मान लो, अगर तुम्हें और पिटाई मिली तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं क्लेयर के क्रोध से बच पाऊंगा। लोगन ने अंदर ही अंदर एक व्यंग्यात्मक चेहरा बनाया। ये स्थिति, जहां दोनों रुकना नहीं चाहते थे, लगभग 5 मिनट तक जारी रही। बस डेविस, अब तुम हार मान सकते हो। लोगन को डेविस के दृढ़ संकल्प से तंग आ गया था, और उसे यकीन था कि अगर उसने हार नहीं मानी तो क्लेयर उसे फिर से अनदेखा कर देगी, कौन जाने कितने समय तक। इसके अलावा उसके बेटे की आकृति ने उसे अपने मुखों को जितना हो सके उतना रोकने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी। नहीं नहीं, प्लीज जारी रखो। डेविस का चेहरा पूरी तरह से घायल हो गया था। उसके 3 से ज्यादा दांत गिर गए थे, जबकि उसका बायां गाल थोड़ा अंदर धंस गया था। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दृढ़ संकल्प था। वह अब अपने सामने क्या था यह नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसे चक्कर आ रहा था। लोगन ने अपनी लड़ाई की मुद्रा छोड़ दी और एक व्यंग्यात्मक चेहरा बनाया, क्योंकि उसे लगा कि उसका दिल दुख रहा है। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? डेविस ने अपने कांपते पैरों को स्थिर करने की कोशिश की। उसने अपने पिता के धुंधले चेहरे को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं बस हर उस व्यक्ति की रक्षा करना चाहता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। वह हौंकते हुए बोला, मैं माँ, क्लारा और यहाँ तक कि आपको, पिताजी को बचाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जितनी जल्दी हो सके ताकत की ज़रूरत है। जब वह अपनी दिल की बात कहने ही वाला था तो अनजाने में उसकी आंखें बंद हो गईं और वह खुद को गिरता हुआ पाया।
लोगन ने अपने बेटे को गिरते हुए देखकर एक अचंभित चेहरा बनाया और बुदबुदाया, हमारे परिवार की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, एक 5 साल का बच्चा मेरी रक्षा कर रहा है। लोगन अचानक जोर जोर से हंसने लगा। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। मैं नफरत और अहंकार में इतना खो गया हूं कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में भूल गया हूं। हा हा हा। लोगन ने अपना सिर हिलाया। उन दो कृतघ्नों को भागने देने के लिए मुझे जो पछतावा था उसने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया है, और मैं उन दोनों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इतना उथला हूँ। जिस क्षण लोगन को एहसास हुआ कि उसने पवित्र चमक से भरी एक राजसी आभा को छोड़ना शुरू कर दिया है जो कमरे को रोशन कर रही है। ये बस एक पल था। उसने तुरंत वयस्क आत्मा चरण में एक सफलता हासिल की। आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन में चौथा चरण। धन्यवाद डेविस, मैं ये समझने में सक्षम था कि मेरे लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। लोगन ने अपने बेटे को देखकर चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ मुस्कुराया। आखिरकार उसने अपने बेटे की असामान्यता के खिलाफ सावधानी की आखिरी दीवार तोड़ दी। अध्याय 12, जोर और दृढ़ संकल्प। उसी दिन क्लेयर ने महल की एक नौकरानी से अपने कमरे में हलचल देखी। फिर उसने लोगन से सुना कि वह वयस्क आत्मा अवस्था में पहुंचने में सफल हो गया है, और वह इतनी खुश थी कि वह अपनी खुशी डेविस के साथ भी साझा करना चाहती थी। लेकिन जब उसने बेहोश और घायल डेविस को देखा तो वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने लोगन को जोरदार थप्पड़ मारा जिससे उसके गाल पर निशान बन गया। उसके बाद उसने उससे बात नहीं की। क्लेयर ने सोचा कि लोगन ने डेविस को उस पिछली घटना के कारण घायल कर दिया, लेकिन लोगन ने तुरंत उसे बताया कि क्या हुआ था। उसने केवल सुनी और हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह जो डर रही थी वह सच नहीं होगा। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई, ये समझते हुए कि यह फिर से केवल एक गलतफहमी थी, लेकिन उसने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने तुरंत डेविस पर कुछ औषधीय लेप लगाना शुरू कर दिया। शाही परिवार के पास ऐसे खजाने हैं जो तुरंत ठीक हो सकते हैं, लेकिन डेविस के लिए वे बहुत शक्तिशाली थे। क्लेयर ने तुरंत उसे वह खिला दिया होता, लेकिन बिना किसी शक्तिशाली बाहरी मदद के उसका शरीर फट जाता। क्लेयर खुद ही ऐसा कर लेती क्योंकि वह काफ़ी शक्तिशाली थी, लेकिन लोगन उसे धीरे धीरे ठीक करना चाहता था ताकि उसके शरीर में कोई भी परिणाम न रह जाए। बेशक क्लेयर ने केवल तभी उसकी बात सुनी जब उसने कहा कि डेविस बॉडी टेम्परिंग तकनीक में प्रशिक्षण लेना चाहता है। अन्यथा वह तुरंत उसे ऐसी दवाइयाँ खिलाती जो तुरंत ठीक हो सकती हैं और अपनी सार ऊर्जा के साथ औषधीय गोली के सार का मार्गदर्शन करके उसे ठीक होने में मदद करती। लोगन को पहले से पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने ये सोचकर खुद को सांत्वना दी कि यह केवल समय की बात है जब वह उसे अनदेखा करना छोड़ देगी। अगले दिन अध्ययन कक्ष में तारांकन हिस। डेविस उठा और तुरंत उसे गर्मी और दर्द दोनों महसूस हुए। मेरे घाव बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसके अधिकांश घाव गायब हो गए थे और उसके दांत फिर से उगने लगे थे। डेविस ने जब से सफलता प्राप्त की है तब से सोल सैंस का उपयोग कर सकता है, लेकिन अपने स्तर पर वह इसका उपयोग केवल अपने पूरे शरीर को महसूस करने के लिए कर सकता है। यही उसकी वर्तमान सीमा थी। उसका सोल सैंस अभी भी दूसरों की तरह, जैसे उसके पिता या माँ, उसके शरीर को छोड़ने में सक्षम नहीं था। डेविस, क्लेयर, जो उसके बगल में बैठी थी, ने चिंतित स्वर में पूछने से पहले खुशी से दोहराया, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ, हालांकि थोड़ा दर्द हो रहा है। डेविस ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सच्चाई से कहा। वह बदमाश, वह फिर से बहुत आगे निकल गया। क्लेयर ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। माँ, नहीं, मैं ही थी जिसने उसे मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था। इसलिए ये किसी भी तरह से पिता की गलती नहीं है। इसके कारण पिता से मत लड़ो। डेविस अपने नए परिवार के सदस्यों के बीच दरार पैदा नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसकी मदद से मैं अब अपने शरीर को और भी अधिक दोषरहित तरीके से विकसित करने में सक्षम हूँ। डेविस ने एक बड़ी मुस्कान दिखाई जिससे उसके 3 दांत दिखाई दिए जो वर्तमान में बढ़ रहे थे। डेविस उन चोटों से दुखी नहीं होने वाला था। वह खुद जानता था कि उसने ही इसके लिए कहा था, और हालांकि उसके पिता ने ही इसे शुरू किया था, लेकिन वह जिद्दी था और हार नहीं मानी। क्लेयर ने उसकी साफ आंखों को देखा और आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिता के खिलाफ यह आरोप नहीं लगाऊंगी। मुझे पता है कि वह भी गलत नहीं है, बस उसने तुम्हें पीटने की हिम्मत कैसे की? क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक गलत भाव के साथ गुस्से से कहा। ठीक उसी समय लोगन बिना खटखटाए कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। क्लेयर ने उसे अंदर आते देखा और तुरंत असंतोष में बड़बड़ाने लगी। क्लेयर, मेरी बात सुनो। क्लेयर के चेहरे पर अचानक भाव बदल गया और वह तेजी से भागकर शौचालय में चली गई। अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। डेविस और लोगन अवाक रह गए। उन्हें इस विचित्र स्थिति के प्रति एक तरह की अजीब सी अनुभूति हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक ने अश्लीलता से मुस्कुराया जबकि दूसरे के चेहरे पर एक सीधा भाव था। क्लेयर वापस लौटी, उसके चेहरे पर अजीब भाव था और वह शौचालय से बाहर निकल रही थी। क्या तुम दोनों खरगोश हो?
डेविस ने मुस्कुराते हुए और अश्लील तरीके से हंसते हुए कहा। क्लेयर बहुत शर्मा गई और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह प्रजनन से संबंधित किसी भी विषय के लिए बेहद संयमित रही। इस बीच, जिसका चेहरा सीधा था, उसने खांसते हुए बेशर्मी से कहा, बेशक, लोरेट साम्राज्य के सम्राट के रूप में मेरे पास अधिक संतान पैदा करने की जिम्मेदारी है ताकि हमारे साम्राज्य का अंत न हो। लोगन ने उसे अपने चेहरे पर एक गहरी अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि यह सामान्य बात हो। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसे, जबकि क्लेयर ने अत्यधिक शर्मिंदगी के कारण अपना चेहरा और भी नीचे कर लिया। मैं तुम सभी को मारने जा रही हूँ, वह चिल्लाए। वे दोनों हंसते हुए तुरंत अध्ययन कक्ष से भाग गए। एक सप्ताह बाद, डेविस ने इस बीच अपने शरीर को हल्का प्रशिक्षित किया। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को बेहतर बनाया। हालांकि, वह अपनी आत्मा निर्माण साधना के बारे में नहीं भूला, जो अटकी हुई थी। अपनी आत्मा निर्माण के लिए तत्काल समाधानों में से एक स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तनों को महसूस करना था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था क्योंकि वह केवल निम्न स्तरीय नवजात आत्मा अवस्था में था। उसकी आत्मा की भावना उसके शरीर से बाहर जाने में असमर्थ थी और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सीधे महसूस करने में असमर्थ थी, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से आत्मा निर्माण के लिए अन्य तरीकों की तलाश कर सकता था। डेविस ने अपनी मां से सुना कि कैसे उसके पिता अपने हृदय दानव पर विजय प्राप्त करके सफलता प्राप्त करने में सफल रहे, ठीक उसी तरह जैसे वह शुरू में करने में सक्षम था। डेविस ने तब रॉयल लाइब्रेरी से हृदय दानवों के बारे में और अधिक सीखा और पुष्टि की कि उसकी आत्मा निर्माण साधना में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अपने हृदय दानवों पर विजय प्राप्त करना है, कम से कम उसकी वर्तमान स्थिति के लिए। लेकिन उसे यकीन था कि उसके पास वर्तमान में कोई हृदय दानव नहीं है क्योंकि उसने पहले ही एक को हल कर लिया था। हॉट डेमन वास्तव में कोई दानव नहीं है, ये सिर्फ एक आंतरिक विचार है जो किसी के मन और आत्मा को नष्ट करने में सक्षम है। वास्तव में, हॉट डेमन ज्यादातर लोगों की साधना में ठहराव का कारण थे। अगर कोई इसे छोड़ नहीं सकता या इसे जीतने में कामयाब नहीं हो पाता, तो उसकी साधना संभवतः उसके जीवन के बाकी समय के लिए बंद हो जाएगी। डेविस के पास इस विधि के बारे में जानने के बाद इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास कोई हॉट डेमन नहीं है। क्लेयर अपने कमरे में आराम कर रही थी, समय समय पर खिड़की से बाहर देख रही थी, जो कि सुंदर चांदनी दृश्य को खोलती थी। माँ, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास कोई हॉट डेमन है। फिर मैं अपनी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा सकता हूँ? डेविस ने दुखी होकर कहा। क्लेयर एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर वह हंस पड़ी। डेविस, केवल शिखर विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि उनके पास हृदय राक्षस है या नहीं। क्या आप खुद को शिखर विशेषज्ञ मानते हैं? आपके पिता को भी इस पूरी दुनिया में शिखर विशेषज्ञ नहीं माना जाता है। ये सुनकर डेविस ने पलक झपकाए और महसूस किया कि वह खुद पर बहुत गर्व कर रहा था। वह तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसके पिता को ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में शिखर विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन उसकी मां ने इसके विपरीत कहा। डेविस ने इस पर बहुत अधिक विचार नहीं किया। डेविस, अपने दम पर हृदय राक्षस पर विजय पाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मज्ञान के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उस पर विजय पाने से सैकड़ों गुना कठिन है। यदि आप अपने दम पर उस पर विजय पाने में विफल रहे, तो आपको आसानी से विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिलेंगी और सबसे खराब स्थिति में आपका व्यक्तित्व और भी अधिक विकृत हो सकता है। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया और उसे गंभीरता से समझाया। डेविस के उदास चेहरे को देखकर उसने आधे मन से पूछा, डेविस, क्या तुम अपने हृदय राक्षस का सामना करना चाहते हो? हाँ, डेविस के चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव था। उसे इस बात की थोड़ी जिज्ञासा थी कि उसका हॉट डेमन कैसा होगा। नहीं, माँ तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देगी, क्लेयर ने गंभीरता से कहा और अपना सिर हिलाया। तो मैं पिताजी से इसके बारे में पूछूंगी। डेविस ने बस कंधे उचकाए और जाने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है। डेविस तुरंत चलने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। ठीक है, तुम जीत गए, वापस आओ। क्लेयर ने आह भरी जब उसने इन दो लोगों के बारे में सोचा जो उसे हर समय सिरदर्द देते थे। चूंकि लोगन ने डेविस को पीटने की हिम्मत की थी, इसलिए उसे यकीन था कि वह डेविस को उसको चुनौती देने की अनुमति देगा और उकसावे से उसे खतरे में भी डाल सकता है। डेविस अपने चेहरे पर आज्ञाकारी भाव के साथ लौटा। तुम पुनर्विचार नहीं करने वाले हो। तुम्हारा भविष्य लंबा और भरपूर है। क्लेयर ने पूछा, उसे पुनर्विचार करने के लिए कहा। नहीं, डेविस ने वास्तव में उत्तर दिया। यह कोई खेल नहीं है, एक गलत कदम और तुम खत्म हो जाओगे। क्लेयर ने गंभीरता से कहा। डेविस का दिल धड़क उठा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दृढ़ निश्चयी भाव था। क्लेयर ने आह भरी और उसकी ओर देखा। क्या तुमने रिडेम्पशन टॉवर के बारे में सुना है? वह टॉवर जो इंपीरियल जेल के पास है और जिसका इस्तेमाल ज्यादातर ऐसे कैदियों द्वारा किया जाता है जिन्हें एक तरह से छुड़ाने योग्य समझा जाता है। अध्याय 13, रिडेम्पशन टॉवर। डेविस ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है।
क्या इसका इस्तेमाल उन कैदियों या अपराधियों को मुक्त करने के लिए नहीं किया जाता था जिनका हृदय परिवर्तन हो गया था? क्या इसीलिए इसका नाम रिडेम्पशन टॉवर नहीं रखा गया? आप सही कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ज्ञात तथ्यों से बहुत अलग है। क्लेयर ने हल्के से अपना सिर हिलाया। सबसे पहले, रिडेम्पशन टॉवर को पार करने के लिए 3 स्तर हैं। कई कैदी रिडेम्पशन टॉवर पर जाने का मौका पाने के लिए कुछ भी त्याग देंगे। पहले 2 स्तरों को छोड़कर आपको तीसरे स्तर, अंतिम स्तर, रिडेम्पशन स्तर के बारे में जानने की ज़रूरत है। यहीं पर कैदी अपने दिल के राक्षसों का सामना करते हैं और अपनी आत्मा को अशुद्धियों से मुक्त करते हैं। अगर कोई कैदी अंतिम स्तर पार कर लेता है तो उसे इंपीरियल परिवार द्वारा भर्ती किए जाने का भी मौका मिलेगा। क्लेयर ने आह भरी। हालांकि ये सब आंशिक रूप से सच है और आंशिक रूप से झूठ है। सच्चाई यह है कि कोई भी कैदी इस स्तर को पार नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे संरचना में रखा खजाना खत्म हो जाएगा। ये केवल संरचना की मदद से हृदय दानव की उत्तेजना को प्रेरित करता है। जब कैदी हृदय दानव की देखभाल करने में व्यस्त होता है तो दूसरा गठन कार्य करेगा। एक बार जब कैदी अंतिम स्तर को साफ करने में सफल हो जाता है तो वहां रखा गया दूसरा गठन उनकी आत्माओं पर एक गुलाम की मुहर लगा देगा। फिर शाही परिवार उन्हें ले जाता है और उन्हें एक निश्चित दस्ते में नियुक्त करता है या उन्हें खुले तौर पर सेना में रखता है। उस गुलाम के पास शाही परिवार की आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बदसूरत सच्चाई है और यह निश्चित रूप से इस साम्राज्य का एक हिस्सा है। क्लेयर ने डेविस के अचंभित भाव को देखा। क्या आपको हमारे साम्राज्य से घृणा हो गई? क्लेयर ने कमज़ोर मुस्कान के साथ पूछा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ, क्योंकि गुलाम होना, मैंने एक बार इसका अनुभव किया है और यह बहुत बुरा है। डेविस दुखी होकर हंसा। क्लेयर उसके इस खुलासे से हैरान हो गई। लेकिन अगर विद्रोह के दौरान उनका इस्तेमाल तुम्हारी और पिता की रक्षा के लिए किया गया था तो ये सब इसके लायक है। मुझे परवाह नहीं है जब तक वे बदमाश अपनी जिंदगी जीते हुए माँ और पिता की रक्षा करते रहेंगे। वाह, तुम्हारे विचार कुछ अलग हैं, लेकिन साम्राज्य की बजाय माँ और पिता की रक्षा करना, मुझे ये पसंद है। क्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा और हंसी। लेकिन तुम सच में बहुत तेज हो। उन्हें विद्रोहियों से बचाने के लिए हमारे लिए मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मुझे पहले तो उन पर कुछ दया आई, लेकिन ये जानने के बाद कि उन्होंने कुछ बुरे अपराध किए हैं, मैंने इसकी परवाह करना बंद कर दिया। क्लेयर ने अपने अनुभवों को समझाया और कहा, डेविस, याद रखो, हम शाही परिवार के रूप में दूसरों के जीवन का बलिदान करने में संकोच नहीं करेंगे जब तक हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। डेविस ने अपना सिर हिलाया, उसे संकेत दिया कि वह इसके पीछे का अर्थ समझ गया है। उसके मन में भी यही विचार था क्योंकि उसे लगा कि वह इस दुनिया में वैसा नहीं हो सकता जैसा वह पृथ्वी पर था। वहाँ वह लोगों को मारने और जीने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन यहाँ उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे बहुत स्पष्ट था कि उसे शीर्ष पर पहुंचने के लिए हजारों लाशों पर कदम रखना होगा। हालांकि उसकी दयालु और देखभाल करने वाली मां के लिए इस तरह के शब्द कहना, क्या उसे अतीत में विश्वासघात का अनुभव हुआ था? डेविस ने सोचा कि उसे अपनी मां के अतीत के बारे में नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि लोगन से शादी करने से पहले वह लोरेट साम्राज्य की सदस्य नहीं थी। मैं प्रिय से कहूंगा कि पहले 2 स्तरों को निष्क्रिय कर दें और तीसरे स्तर पर दिल के राक्षसों पर विजय पाने में मदद करने के लिए पूरा संपूर्ण गठन करें। आमतौर पर जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति न हो हम खजाने का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि तुम आत्मा निर्माण की साधना में प्रतिभाशाली हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए हम इस अवसर को भी नहीं छोड़ सकते। क्लेयर मुस्कुराए। धन्यवाद माँ। ये सुनकर डेविस खुश हो गया। उसे चिंता थी कि वह वास्तव में उसे अनुमति नहीं देगी, लेकिन उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसने अनुमति दे दी। अगले दिन रिडेम्पशन टॉवर के बाहर डेविस ने एक काला लबादा और एक मुखौटा पहना था जो उसके चेहरे और शरीर को ढंक रहा था। काले लबादे पहने अपने छोटे कद के कारण वह रात में लोगों को डरा सकता था, एक छोटे भूत की तरह बाहर घूम रहा था। तुम निश्चित रूप से भाग्यशाली हो। खजाने की शक्ति का केवल 10% से भी कम बचा है, जो तुम्हारे चरण के लिए पर्याप्त से अधिक है, या अन्यथा यदि शक्ति 50% से अधिक होती तो मैं इसे बहुत पहले ही सफलता के लिए इस्तेमाल कर लेता। लोगन ने विलाप करते हुए कहा। क्लेयर नहीं आई, इसलिए डेविस के साथ उसके पिता भी थे, गुमनाम रूप से। आखिरकार उसकी आत्मा गढ़ने की साधना को गुप्त ही रखा जाना था। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस काम के लिए तैयार हो? लोगन ने उस पर नजर डाली और पूछा। डेविस ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लोगन जानता था कि वह अपने बच्चे का मन नहीं बदल सकता, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। डेविस रिडेम्पशन टॉवर की दिशा में चलने लगा। फिर सीधे तीसरे स्तर पर जाओ, जो रिडेम्पशन टॉवर की तीसरी मंजिल पर है। सुनिश्चित करें कि आप अपने पिछले जीवन से अपने दिल के दानव पर विजय प्राप्त करें। डेविस फिर से आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, जो बागी के हुड के पीछे छिपी हुई थी।
रिडेम्पशन टावर में तीसरी मंजिल पर प्रवेश द्वार से एक सिलहुड निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। डेविस ने अपना हुड हटाया और कमरे की जांच की। चारों ओर रोशनी थी, एक पवित्र स्थान की तरह चमक रही थी। बीच में एक वेदी थी जो ऊंची खड़ी थी। कमरा चमकदार वेदी के चारों ओर मोमबत्तियों से भरा हुआ था। वेदी के बीच में एक चटाई थी जिससे उसे पहचानना आसान हो गया। वह सीधे चटाई पर चला गया और उस पर बैठ गया। जब वह उस पर बैठा तो कमरे के ऊपर की छत हिल गई और उसे प्रकाश की एक गोलाकार चमक में ढक दिया। डेविस को पता था कि गठन शुरू हो गया है, इसलिए उसने पवित्र चमक धुंध की साधना शुरू कर दी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगा है। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उसके दिल को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई खींचतान जो उसकी भावनाओं को दूर कर सकती है। उसने तुरंत उस पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले कि डेविस समझ पाता, उसे एक अलग जगह पर ले जाया गया। मैं कहाँ हूँ? डेविस चौंक गया, हालांकि वह तैयार था। दृश्य का परिवर्तन बहुत जल्दी हुआ। उसने अपने आसपास की जांच की और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये जगह अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। यह मेरा पुराना कैग घर है। डेविस चौंक गया। वह उत्तेजना में कांपने लगा। शांत हो जाओ, ये वास्तविकता नहीं है। याद रखो, हाँ, ये सिर्फ मेरे दिल का दानव है। डेविस का चेहरा सख्त था और वह बुदबुदाया, मैं इस जगह पर फिर कभी नहीं आना चाहता था। इस संरचना ने मुझे बहुत हद तक परेशान कर दिया। अचानक एक चीख सुनाई दी, मिस्टर, कृपया मुझे मत मारो। एक 10 वर्षीय बच्चा बुरी तरह रोया। उसके दांत टूटे हुए थे और उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। एक अधेड़ उम्र का आदमी बच्चे पर पैर रखता हुआ देखा जा सकता था। आउच, मिस्टर, कृपया मुझे जाने दो। तारांकन धमाका, बच्चा उड़ गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने सीधे पेट पर लात मारी। बच्चा हवा में घूम गया और दीवार से टकरा गया। मुझे पापा कहो, पालतू। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर एक विकृत भाव था, जो स्पष्ट रूप से बच्चे को पीटने का आनंद ले रहा था। तुम्हारा नाम फिर से क्या था? तियान लोंग। सही, हा। अब से तुम मेरे हो और तुम मेरे गुलाम हो। अब से तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। मैं तुम्हें कुत्ते का नाम देता हूँ, लेकिन रुको, मुझे लगता है कि तुम किसी नाम के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ कुत्ता कहता हूँ। हा। अधेड़ उम्र का आदमी बेतहाशा हंसा। डेविस, जो ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। वह अपने सामने खड़े अच्छे दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। वह अधेड़ उम्र के आदमी की ओर दौड़ा और उसके चेहरे पर पूरी ताकत से वार किया। तारांकन जज। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा विकृत हो गया, उसकी मुट्ठियां उसके आर पार हो गईं। डेविस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक अचंभित भाव था। मैं उसे छू नहीं सकता। अध्याय 14, घृणा। डेविस के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। वह पलटा तो देखा कि उसका छोटा सा भूतपूर्व रूप तियान लोंग बेल्ट से फिर से पीटा जा रहा है। डेविस ने बार बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मारना बंद करो, डेविस ने अपने चेहरे पर गुस्से से भरे भाव के साथ चिल्लाया। वह तियान लोंग के सामने खड़ा हो गया और उसे ढाल दिया, लेकिन फिर से कोई फायदा नहीं हुआ। बेल्ट उसके अंदर से होकर तियान लोंग के चेहरे से टकराए। तारांकन थप्पड़। मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, कोई भी। छोटे तियान लोंग ने जोर से भीख मांगी। तुम बहुत मज़ेदार हो, यह मेरा निजी घर है और कोई भी मेरी अनुमति के बिना अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। ओह, गेट पर पहरेदार, वे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर लगभग आंख मूंद लेंगे। आखिरकार उन्हें अपना छोटा मोटा जीवन जीना है। हा। अधेड़ उम्र का आदमी फिर से हंसा। उसे साफ तौर पर एक बच्चे को कोने में धकेलने का एहसास अच्छा लग रहा था। उसने मुस्कुराया और अपने दाहिने अंगूठे से खुद की ओर इशारा किया। मुझे ट्विज़र कहा जाता है, लेकिन आप मुझे सिर्फ पिता कह सकते हैं। हे, लोग मुझे पहले वाले कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बुद्धिमान और टेढ़ा हूँ। मिस्टर, कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। तियान लोंग ने फिर से कमज़ोर स्वर में विनती की क्योंकि उसे सांस फूल रही थी। तारांकन धमाका, मुझे पिता कहो। पिटाई बढ़ती रही जबकि तियान लोंग ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक अनाथ के रूप में जो झुग्गियों में पला बड़ा था, उसने कभी अपने पिता और माँ को नहीं देखा था। उसके दिल में अपने पिता और माँ के लिए एक खास जगह थी। एक बच्चे के रूप में उसने कई बार कामना की थी कि उसके पिता और माँ उसे झुग्गियों से लेने आएं। लेकिन एक दिन उसका सामना एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुआ जिसने दावा किया कि वह उसके माता पिता को जानता है। अपने माता पिता को खोजने की संभावना से उत्साहित होकर वह भोलेपन से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पीछा करते हुए एक अनजान जगह, एक निजी हवेली में वापस चला गया, जहां उसे आतंकित और प्रताड़ित किया गया। 15 मिनट के बाद, जो तियान लोंग और डेविस दोनों को एक लंबी अवधि की तरह लगा, छोटे तियान लोंग ने हार मान ली और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पिता कहना शुरू कर दिया। लेकिन डेविस के लिए ये सब जाना पहचाना था। क्या होने वाला है,
वह क्या भूलने की कोशिश कर रहा था। ये सब उसके सामने दिखाया गया था। ट्विजर को देखते हुए उसकी नफरत बढ़ गई। वह उसे एक बार फिर से मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। यह आदमी कभी उसके जीवन में एक दाग था। अच्छा, हो, और तुम एक कुत्ते हो, है न? कुछ ऐसा है जो तुम खो रहे हो। हम। हाँ, कॉलर, आज्ञाकारी ढंग से प्रतीक्षा करो, ये कमरा तुम्हारा पिंजरा है। मैं कॉल लेने जाऊंगा, ट्विजर ने एक विकृत मुस्कान के साथ कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसने दरवाज़ा बंद करने की भी जहमत नहीं उठाई। डेविस की नफरत एक बार फिर बढ़ गई, ये सुनकर भले ही वह जानता था कि इस दिन के बाद किस तरह की यातनाएं होंगी। हालांकि वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि क्या हो रहा था। डेविस ने ट्विजर का कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, जबकि तियान लॉन्ग बेजान आंखों के साथ चोटों से लथपथ पड़ा था। जब डेविस छोटे तियान लॉन्ग से 10 मीटर दूर था, तभी एक अजीब सी ताकत ने उसे उससे दूर जाने से रोक दिया। इससे डेविस को पता चल गया कि उसे तियान लॉन्ग के साथ रहना है, लेकिन वह नहीं जानता था कि कब तक। ट्वाइजर अपने हाथों में कॉलर लेकर वापस आया। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। यहाँ आओ कुत्ते, मैं तुम्हें ये पहना दूँ। तियान लॉन्ग ने कोई हरकत नहीं की। अगर तुम अभी पिताजी के पास नहीं गए तो तुम्हें मेरा प्यार और भी ज्यादा मिलेगा। तियान लॉन्ग कांप उठा। वह बिना सोचे समझे ट्विजर के सामने रेंग गया और अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, बहुत बढ़िया, यह मेरा लड़का है। तियान लॉन्ग की गर्दन पर अब एक कॉलर था। उसकी आंखें सुस्त थीं और उसने अपने सामने हंस रहे बेवकूफ पर कोई ध्यान नहीं दिया। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। डेविस अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और ट्विजर पर फिर से हमला किया, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, ये बेकार था। एक साल बीत गया। शुरू में डेविस के पास इस दुनिया में किसी से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था और अब भी नहीं है। छोटा तियान लॉन्ग हवेली के अंदर बंद था, उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर हफ्ते उसे तब तक प्रताड़ित किया जाता था जब तक कि वह आधा जिंदा न रह जाए। पहले तो तियान लॉन्ग सिर्फ यही विनती कर रहा था कि उसे पीटा या प्रताड़ित न किया जाए। एक महीने बाद वह चिल्लाए बिना इसे सहने लगा, लेकिन ऐसा करने से ट्विजर और भी उत्तेजित हो गया, इसलिए उसे शांत करने के लिए बुरी तरह चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डेविस ने इस दृश्य को देखा और उसे पता था कि उस समय उसे बेवकूफ़ बनाया गया था क्योंकि वह एक भोला बच्चा था, और अब जब उसने ये दृश्य देखा तो उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। शायद उसे दर्द की एक भी चीख नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन ये भी घातक हो सकता था क्योंकि वह कुत्ते का दर्जा खो सकता था और उसे गोली मारकर बाहर घास के मैदान में दफना दिया जा सकता था। डेविस ने निराशा और गुस्से में अपने होंठ काटे। ये हवेली कोई और नहीं बल्कि शैतान का मनोरंजन करने वाली हवेली थी। तियान लॉन्ग के दिमाग में भागने के विचार घूम रहे थे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसे कॉलर पहनाया गया था। कॉलर की रस्सी लंबी थी और कमरे के बीच में बंधी हुई थी। उसके पास खिड़की से बाहर कूदने का भी कोई रास्ता नहीं था। डेविस का दिल हर बार दर्द से भर जाता था जब वह खुद को प्रताड़ित होते देखता था। यह अंततः उदासीनता में बदल गया। वह खुद को याद दिलाता रहा कि यह सिर्फ एक भ्रम था। 5 महीने बाद छोटे तियान लॉन्ग को यह सब बहुत हो गया। आखिरकार ट्विजर को मारने के विचार उसके दिमाग में भर गए। उसने अकेले ही ट्विजर पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्विजर उत्तेजित हो गया जब उसने देखा कि उसका पालतू जानवर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि तियान लॉन्ग फिर से बिना किसी सस्पेंस के चोटों से भर गया। उसका पहला जवाबी हमला विफल हो गया। अब उसे पता चला कि ट्विजर बहुत मजबूत था, व्यक्तिगत रूप से। डेविस जानता था कि क्या होने वाला है क्योंकि वह और तियान लॉन्ग एक जैसे थे। उस समय अब भी वह ट्विजर के लिए नफरत से भरा हुआ था। वह केवल इस बात के लिए आभारी हो सकता है कि वह जानता था कि छोटे तियान लॉन्ग का यौन शोषण नहीं होने वाला था। यह पागल आदमी ट्विजर बस एक पागल था जो लोगों को मारते ही उत्तेजित हो जाता था, लेकिन उसे तुरंत पता चल गया कि वह किस कारण से इस पागल आदमी के कब्जे में आया है। हालांकि वहां का बेचारा छोटा सा तियान लॉन्ग नहीं जानता था कि उसे इस तरह की यातना क्यों दी जा रही थी। उसकी पवित्र आत्मा जो बिना किसी दोष के थी, दुनिया के लिए घृणा से रंगने लगी। उस साल के खत्म होने के बाद ट्विजर को पता था कि अगर वह ऐसा ही करता रहा तो तियान लॉन्ग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ध्यान भटकाने के लिए ट्विजर ने उसे कई खिलौने, किताबें, यहाँ तक कि एक पीसी भी खरीद कर दिया। और यह काम कर गया। छोटा तियान लॉन्ग उनमें लीन हो गया जबकि उसके अंदर नफरत कम हो रही थी, वरना उसे भी पता था कि वह टूटने वाला है। एक साल बाद स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। पीसी से गहराई से परिचित होने के बाद तियान लॉन्ग के मन में इंटरनेट से किसी से संपर्क करने के विचार भी आए, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि ट्विजर ने मुस्कुराते हुए कुछ कहा था जो मुस्कुराहट नहीं थी, उसने यह विचार छोड़ दिया। अगर आप किसी से किसी भी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो बस याद रखें कि आपको और उस व्यक्ति को मरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
तियान लोंग जानता था कि वह मजाक नहीं कर रहा था और उसने फिर कभी किसी से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। 3 साल बीत गए। तियान लोंग 15 साल का हो गया, किशोर बन गया। वह इस दुनिया से अलग हो गया। उसके चेहरे पर हर समय एक उदासीन भाव रहता था। उसके चेहरे को छोड़कर उसका शरीर निशानों से भरा हुआ था। तियान लोंग ने इंटरनेट से कई तरह की जानकारी हासिल की। उसने मनोरंजन, कल्पना से जुड़ी कोई भी चीज़ देखना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो उसे इस नरक में जीवित महसूस करने में मदद करे। डेविस अभी भी यहाँ था, पूरी चीज़ को फिर से अनुभव कर रहा था। शुरुआत से कुछ समय बाद वह और तियान लोंग पहले से ही आंतरिक रूप से एक संबंध बनाने लगे थे। हर बार जब तियान लोंग को दर्द या मनोरंजन महसूस होता तो वह भी इसे महसूस करता। अध्याय 15 अतीत। ट्वाइजर अब उसे बांध कर रखने से संतुष्ट नहीं था। उसने कॉलर हटा दिया और तियान लोंग को भागने के लिए उकसाया। हर बार जब तियान लोंग भागने की कोशिश करता, यहाँ तक कि इंटरनेट से मिली जानकारी के बावजूद, उसे बुरी तरह पीटा जाता और पीटा हुआ कुत्ता की तरह वापस लाया जाता। हर बार ट्विज़र खुश दिखाई देता था, मानो उसे शिकार की तरह मज़ा आ रहा हो। वास्तव में समय समय पर वह तियान लोंग को भागने के लिए प्रोत्साहित करता था। भागने के कई असफल प्रयासों के बाद तियान लोंग को एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ झूठ और जाल था। आखिरकार 4 साल बीत गए। तियान लोंग पीसी के पास बैठा था। मट, अब समय आ गया है। दरवाजे के बाहर एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। ट्विज़र कमरे में आया और उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया, जैसे कि यह उसके लिए एक दिनचर्या थी। ये बेवकूफ़ मुझे पीटते पीटते क्यों नहीं थकता? क्या यह उसके लिए हंस-मैथुन जैसा है? तियान लोंग ने बेपरवाही से सोचा। उसे पीटा जा रहा था, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। अब उसके लिए पिटाई होना एक सामान्य सी बात हो गई है। डेविस अब तियान लोंग की भावनाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, सिर्फ दर्द से नहीं। ये धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। वह धीरे धीरे भूल गया कि वह यहाँ किस लिए आया था और उसे वही महसूस हो रहा था जो तियान लोंग को महसूस हो रहा था। उसकी नज़र में सिर्फ हत्या का इरादा था। तियान लोंग की तरह ही उसे भी इस दुनिया से नफरत होने लगी। उसने इस दुनिया के हर व्यक्ति को दोषी ठहराया। उसे पीटने के बाद ट्विज़र ने पीसी की तरफ देखा। हा, ज़ियानक्सिया, ईस्टर्न फैंटेसी, तुम्हें उन फैंटेसी की लत लग गई है। तियान लोंग चुप रहा। ट्विज़र मुस्कुराया, जैसे उसे अचानक कोई विचार आया हो। क्या तुम किसी काल्पनिक दुनिया में जाना चाहते हो? ट्विज़र ने रहस्यमयी ढंग से पूछा। आखिरकार तियान लोंग की आंखों में हलचल हुई। उसने ट्विज़र की तरफ देखा, लेकिन अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। तियान लोंग को तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन उसे लगा कि इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया बेहतर हो सकती है। उसकी आंखों की गहराई में इस नरक से बचने की चाहत उसके भीतर मौजूद थी। बस इतना था कि कई असफल प्रयासों के बाद भी वह दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्वाइजर को पता था कि उसने सफलतापूर्वक उसका ध्यान आकर्षित कर लिया है। उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें कुछ अच्छा बताता हूँ। ट्वाइजर को यकीन था कि उसकी योजना काम करेगी। क्या तुमने ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन के बारे में सुना है? हे, शायद तुमने नहीं सुना होगा। मैंने हाल ही में इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया है। डेविस, जो एक दर्शक की तरह बगल में खड़ा था, अचानक उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि उसे कुछ याद आ गया है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया। ट्वाइजर ने विश्व मानचित्र निकाला, जिसमें विशेष रूप से 2 स्थानों को चिन्हित किया गया था। हे, उन चिन्हों को देखो। एक ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन है, जबकि दूसरा वह संरचना है जो दूसरी दुनिया से जुड़ती है। ट्विज़र के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। तियान लोंग ने उसे संदेह से देखा। अरे चलो, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? सच है। ट्विज़र ने एक भी बार झूठ नहीं बोला, सिवाय इसके कि उसने अपने माता पिता को जानने का दावा किया था। हालांकि ये भी एक तरह से सच था। तुम्हें बस ट्रांसमिग्रेशन स्टोन इकट्ठा करना है और उस संरचना तक पहुंचना है जो गुप्त रूप से एक मंदिर द्वारा संरक्षित है। मैं यह अवसर भी तुम्हें दे दूंगा। ट्विज़र ने प्यार से मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत एक दुष्ट मुस्कान में बदल गया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो? तियान लोंग ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसके मन में बहुत गहरे विचार हों। उसे पता था कि अगर वह बाहर गया तो वह मौत को गले लगाएगा। ट्विज़र ने सोचा कि उसने तियान लोंग को भागने के लिए उकसाया है। आखिरकार तियान लोंग ने बहुत समय पहले ही भागना बंद कर दिया था। 6 महीने बाद भी तियान लोंग के भागने के कोई संकेत नहीं दिखे। इससे ट्विज़र को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे गेंद की तरह पीटना शुरू कर दिया। तियान लोंग को और भी ज़्यादा मारपीट सहनी पड़ी, जबकि उसकी आंखों में हत्या की भावनाएं उमड़ रही थीं। ट्विज़र ये देख सकता था और इससे वह और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गया। इस अंतहीन दिनचर्या ने तियान लोंग को दर्दनाक रूप से यह एहसास कराया कि शायद उसका जीवन बस इसी तरह समाप्त होने वाला था। फिर से 6 महीने बीत गए। भोर में तियान लोंग खिड़की से बाहर देख रहा था।
वह चाहता था कि वह इस नरक से बच जाए, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही तियानलोन बाहर देख रहा था, उसने आसमान से एक किताब गिरती देखी। वह चौंक गया और साथ ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसे लगभग यकीन हो गया था कि उसे भ्रम होने लगा है। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन वह अभी भी उसे देख सकता था। किताब आसमान से गिरकर एक पेड़ के पीछे गिरी जो खिड़की से थोड़ी दूर यार्ड में ही था। तियानलोन को पूरा यकीन था कि उसे भ्रम हो रहा था, लेकिन चूंकि वह उसके दृष्टिकोण से पेड़ के पीछे गिरी थी, इसलिए उसके पास खुद वहां जाने के अलावा पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। उसे जिज्ञासा की तीव्र भावना महसूस हुई और उसकी सहज प्रवृत्ति उसे यह जांचने के लिए कह रही थी। यह उसके नीरस जीवन की एकमात्र रहस्यमय घटना थी जिसने उसकी रुचि को आसमान छू लिया। अगर मैं गार्डों को मिल गया तो सबसे बुरी बात क्या होगी? बस पिटाई और ट्विजर को इस बारे में पता चल जाना। तियानलोन ने खुद को सांत्वना दी। वह खिड़की से बाहर कूद गया और नीचे उतर गया। सौभाग्य से किसी गार्ड ने उसे हवेली से बाहर कूदते नहीं देखा, इसलिए वे तुरंत उसके पास नहीं आए। तियानलोन ने लंबे समय से भागने की कोशिश नहीं की थी, जिससे गार्ड निश्चिंत हो गए। इस समय केवल सक्रिय गार्ड गेट पर थे। वास्तव में ट्विजर ने तियानलोन की खिड़की की निगरानी कर रहे गार्डों को हटा दिया ताकि उसका पालतू कुत्ता एक दिन भागने की कोशिश कर सके। तियानलोन तेजी से लेकिन चुपचाप पेड़ की ओर बढ़ा। जब वह पेड़ के पीछे पहुंचा तो वह वहां एक किताब पढ़ी देखकर चौंक गया। मृत्यु पुस्तक। जैसे ही तियानलोन ने सामने का कवर देखा, उसने तुरंत उसे उठा लिया और अपनी शर्ट में छिपा लिया। वह तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया। उसे पता था कि सीसीटीवी ने खिड़की से उसकी हरकतें रिकॉर्ड कर ली हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। हर कोई यही सोचेगा कि उसने हार मान ली है और वापस चला गया है। अपने कमरे में तियानलोन ने किताब की जांच की। किताब पर बहुत सारे नियम लिखे हुए थे और उसे लगा कि यह बहुत दिलचस्प है। पीसी का उपयोग करने के अलावा और कुछ करने के बिना उसने वापस आने पर ट्विजर पर इसे आजमाने का फैसला किया। एक तरह से वह उम्मीद कर रहा था कि यह काम करेगा, और उसकी वर्तमान विक्षिप्त मानसिकता को लगता था कि यह सच है। डेविस, जो ये सब देख रहा था और ट्विजर को मारना चाहता था, धीरे धीरे बिखर गया। 3 दिनों की कड़ी प्रतीक्षा के बाद तियानलोन को दरवाजे के बाहर उन घृणित कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत किताब में ट्विजर का नाम लिखा और उसे अपने पीसी के पीछे कहीं छिपा दिया और उसने गिनना शुरू कर दिया। 10। दरवाज़ा खुला और ट्विजर एक शान से चलता हुआ अंदर आया। मट, मैंने सुना है कि तुमने भागने की कोशिश की लेकिन हार मान ली। तियानलोन बस मुस्कुराया। 20। तुम मानते हो? बहुत अच्छा, मैं इस सज़ा को हल्का कर दूंगा। ट्वाइजर की मुट्ठी से चटकने की आवाज़ आई जब उसने अपनी मुट्ठी मोड़ी। 30। ट्वाइजर ने अपनी मुट्ठियां घुमाईं और उसे पीटना शुरू कर दिया। तियानलोन बस उसे मूर्ख की तरह देखकर मुस्कुराता रहा, जिससे किसी कारण से ट्विजर असहज महसूस कर रहा था। क्या ये बच्चा टूट गया, या वह कुछ योजना बना रहा है? हे, बस इसे लाओ, ट्विजर ने मुस्कुराते हुए सोचा। 40, 42, 40। तियानलोन ने अचानक जप करना शुरू कर दिया। तुम क्या गिन रहे हो? मुखों की संख्या। जप ने ट्विजर को और भी असहज कर दिया। 45। मर जाओ, कमीने। ट्विजर का दिल धड़क उठा। वह अपने पालतू जानवर के अचानक भड़कने से चौंक गया। एक पल की खामोशी के बाद वह अपने होश में आया। मरो, और तुम मुझे कैसे मरवाओगे? मट,